all are welcome in my YouTube channel Geography Treasury. Students, today itself I am going to discuss the first chapter of economics, the story of village Palampur. It is related to standard 9. Students, you will ask, sir, where is Palampur? Where Palampur is located? आपके दिमाग में, आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि यह पालमपुर है कहाँ, ये इंडिया के नक्शे पर कहाँ है, ये भारत के नक्शे पर कहाँ है, यह वर्ल्ड के नक्शे पर कहाँ है. स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. पालमपुर इज नॉट अ रियल विलेज, इट इज एन इमेजिनरी विलेज, इट इज अ हाइपोथेटिकल विलेज. यह एक काल्पनिक गांव है, यह एक काल्पनिक नाम है. तब प्रश्न होता है कि लेखक ने इस गांव को ऐसा नाम क्यों दिया और इसके पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है. स्टूडेंट्स, द मिशन, द एम बिहाइंड दिस चैप्टर, बिहाइंड दिस नेम इज टू प्रेजेंट अ फिगर ऑफ आइडियल विलेज. एक आदर्श ग्राम की रूपरेखा प्रस्तुत करना लेखक का इस नाम के पीछे उद्देश्य है, इस चैप्टर के पीछे उद्देश्य है. सो इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है. अब इस पालमपुर में जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज हैं, वहां के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं, वहां किस प्रकार के यातायात के साधनों का प्रयोग होता है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहां के लोकल मार्केट क्या है, वहां उत्पादन के मुख्य स्रोत क्या है, इन सारी चीजों का हम लोग चर्चा करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर के प्रारंभ में ही जब आप बुक को ओपन करेंगे, बुक को खोलेंगे, तो ये मिलेगा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन. उत्पादन के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. यूं तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स उत्पादन के, बट 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स आर देयर. यहाँ पर 4 मुख्य उत्पादन के कारक हैं और पहला कारक है लैंड. फर्स्ट जो है फैक्टर, जो फर्स्ट कारक है वो आपका लैंड है. सेकेंड है लेबर, जिसको श्रमिक बोलते हैं. थर्ड है कैपिटल. हियर कैपिटल इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. कैपिटल हो गया. एंड ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉलेज. कुछ बुक्स में, कुछ रिफ्रेशर्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको प्राप्त होगा उत्पादन के 4 कारक के रूप में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड नॉलेज. तो अगर आप कैपिटल को 2 भागों में विभाजित करेंगे तो ये फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल होगा. इसका मतलब ये है कि आप ये भी लिख सकते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ऐसा न लिख करके दूसरे तरीके में लिख सकते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड नॉलेज ऑल्सो. सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन के 4 कारक हैं. चलिए अब वहां के पारिवारिक ढांचा, फैमिली स्ट्रक्चर की ओर ध्यान देते हैं. देयर आर 450 फैमिलीज इन पालमपुर. पालमपुर गांव में 450 परिवार है. इसका मतलब यह गांव न तो बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा है. इट इज अ मीडियम टाइप विलेज. यह मध्यम आकार का गांव है जहां पर 450 फैमिलीज रहती हैं. वह उसमें से 60 अर्थात 60 फैमिली जो है लार्ज लैंडलॉर्ड्स हैं. मतलब कि इनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है प्रत्येक फैमिली के पास. ईच फैमिली हैज मोर देन 2 हेक्टेयर्स लैंड, मतलब कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है. और इस प्रकार के परिवारों की कुल संख्या पालमपुर में कितनी है? 60 है. अब चलिए आइए मीडियम और स्मॉल फैमिली, मध्यम या छोटे आकार के जो परिवार हैं, इनकी संख्या
240 है। कितनी है? 240 है। देयर आर 240 फैमिलीज आर अंडर मीडियम और स्मॉल फैमिलीज। तो इनको मीडियम और स्मॉल फैमिलीज में क्यों रखा गया? ऐसा इसलिए रखा गया कि क्योंकि इनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। पहला कैटेगरी, पहला जो टाइप है उसमें मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि लार्ज लैंड लॉट्स जो हैं उनकी संख्या 60 है और उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। दूसरा कैटेगरी में मैंने बताया कि वैसे फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है और इनकी संख्या 240 है। दोनों मिला के कितने हो गए? 240 प्लस 60 इक्वल टू 300। अब 150 फैमिलीज कौन से हैं भाई? 150 फैमिलीज कम अंडर लैंडलेस, मतलब जो भूमिहीन है, उनके पास कोई भी लैंड नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ वहां का पारिवारिक ढांचा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिलीज। दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। present a data regarding the distribution of families in पालमपुर या ऑफ पालमपुर। पालमपुर के लोगों का पारिवारिक ढांचा प्रस्तुत कीजिए या पालमपुर का पारिवारिक ढांचा प्रस्तुत कीजिए। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर गांव की लोग कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी वे लोग करते हैं, लेकिन अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको हम सीधे तौर पर बताने जा रहे हैं कि वहां के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं, वहां के लोग कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। इट मीन्स व्हाट आर द एक्टिविटीज इन पालमपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर गांव के लोग मूलतः या मुख्य रूप से खेती का काम करते हैं। एक्सेप्ट इसके अतिरिक्त वहां के लोग शॉपकीपिंग, डेयरी का कार्य, कारपेंटरी, ट्रांसपोर्ट, टेलरिंग और पोल्ट्री फार्म का भी काम करते हैं। कहने का मतलब दुकानदारी, दूध का उत्पादन, बढ़ई का काम, यातायात का काम, टेलर का काम और मुर्गी पालन का भी काम वहां के लोग करते हैं। तो अभी आपको मैंने क्या क्या बताया? वहां का फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, वहां के आपको प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बारे में बताया। इसके बाद में आपको मैं बताने जा रहा हूं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर यूज्ड इन विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव के लोग कौन कौन से यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले ही बताया, राइटर प्रेजेंटेड अ फिगर ऑफ एन आइडियल विलेज विद द हेल्प ऑफ पालमपुर। एक आदर्श ग्राम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अब सोचिए, इस गांव में रिक्शा चालक भी हैं। इसका मतलब यातायात के साधन के रूप में रिक्शा, तांगा, बस, जीप, ट्रैक्टर और बुलॉक कार्ट का प्रयोग होता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि रिक्शा और बैलगाड़ी के अतिरिक्त, रिक्शा, बैलगाड़ी और तांगा के अतिरिक्त कुछ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के भी यूज किए जा रहे हैं, जैसे बस, जीप और ट्रैक्टर। तो यहाँ की ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ के लोग मूलतः खेती का काम करते हैं। खेती के अतिरिक्त यहाँ पर दुग्ध का उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, बढ़ई का काम, ये सब काम करते हैं। और यातायात के साधनों के रूप में बैलगाड़ी, तांगा, रिक्शा, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात होती होगी कि वर्तमान जमाने में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। पालमपुर में क्या उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयोग किए गए? जी हाँ, वहां भी प्रयोग किए गए। और इसके संदर्भ में मैं ये बताना चाह रहा हूं, इन पालमपुर मल्टीपल क्रॉपिंग इज ऑल्सो डन। पालमपुर में बहुफसली कृषि की जाती है। नाउ यू विल आस्क, सर व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग
ऑफ मल्टीपल क्रॉप। मल्टीपल क्रॉप होता क्या है? मल्टीपल क्रॉप को शुद्ध हिंदी में हम लोग बहुफसली कृषि कहते हैं। इसका मतलब 2 or more than 2 crops are grown at a same piece of land during same period। मतलब एक ही समय में एक ही भूमि पर 2 या 2 से ज्यादा फसलों की खेती की जाती है। अगर आप गांव में रहे होंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वे में समझिए। अगर आप गांव में रहे होंगे, मुझे भी गांव में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने देखा कि गेहूं की खेती हो रही है और गेहूं के बीच में जो है सरसों भी लगाया गया है, उसमें मटर भी लगाया गया है, पीज मटर भी लगाया गया है। व्हाट इज दिस? दिस इज मल्टीपल क्रॉपिंग। सो व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग इज अ टाइप ऑफ क्रॉपिंग इन विच 2 or more than 2 crops are grown at a same piece of land during same period। क्लियर हुआ? तो ये व्हाट इज द नीड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग की जरूरत क्यों है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। टू फुलफिल द नीड ऑफ हंगर, टू फुलफिल द नीड ऑफ हंगर, भूख को मिटाने के लिए, भूख को दूर करने के लिए इसकी जरूरत है। तो एक मल्टीपल क्रॉपिंग का प्रयोग किया गया। दूसरा कौन सा प्रयोग किया गया? मॉडर्न फार्मिंग का। मॉडर्न फार्मिंग का हियर much production is done with the help of HYV, new agricultural tools, means of irrigation, insecticide, pesticide। दूसरे शब्दों में आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन को सुना होगा। आराम से सुनिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन का सुना होगा। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन सिंपली रेफर्स टू मॉडर्न क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग। हाउ यू कैन डिफाइन the term green revolution? Green revolution means production of crops on large scale with the help of new agricultural tools, with the help of means of irrigation, with the help of fertilizer, with the help of insecticides, pesticides, etc। तो नए एवं अत्याधुनिक कृषि के औजार, उर्वरक, सिंचाई के साधन, कीटनाशक इत्यादि के माध्यम से बड़े पैमाने पर फसलों के उत्पादन को हम लोग आधुनिक कृषि या हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब यह हरित क्रांति इस देश की उपज नहीं है, इस देश की देन नहीं है। ये कंसेप्ट आया रशिया से और ये कंसेप्ट यहां पर डेवलप किया 1960 के दशक में। इसका मतलब 1960 से 1970 के बीच यह कंसेप्ट डेवलप किया। आपको मैं बताऊं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बिकेम मोर सक्सेसफुल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में यह ज्यादा सफल हुआ। पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में इसकी सफलता बड़े पैमाने पर देखी गई। अब कभी कभी ये भी बच्चे प्रश्न करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जो भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में ही हरित क्रांति को बढ़ावा देने में या सफल करने में अपना रोल प्ले किए। तो उसके पीछे है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तरी पश्चिमी जो भारत है, वहां का लैंड फर्टाइल है। मीन्स ऑफ इरिगेशन, वहां पर कैनाल का जाल बिछा हुआ है, वहां पर नहरों का जाल बिछा हुआ है, वहां पर मीन्स ऑफ इरिगेशन ज्यादा डेवलप है और इसी कारण ये ग्रीन रिवॉल्यूशन वहां पर ज्यादा डेवलप हुआ है। क्लियर है? ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा पंजाब आज के डेट में इतना सक्सेसफुल हो गया है कि अगर पूरे कंट्री में व्हीट का प्रोडक्शन नहीं हो तो यह पंजाब अकेले जो है वो पूरे देश को गेहूं खिलाने में सक्षम है। ठीक है। तो आज के डेट में ही इतना ही। आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।